हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एमए सोशियोलॉजी के सेमेस्टर 1 के फर्स्ट पेपर के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर 3 है हमारा फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति, द फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आज हम इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो इस रूप में आएगा। अगर शॉर्ट में पूछ लेता है, कभी कभी वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है, तो सिर्फ एक पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण बताइए, या पूछ लेता है कि राजनीतिक कारण बताइए, या कहता है कि आर्थिक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम इन तीनों का देख लेते हैं एक साथ लॉन्ग आंसर में। फ्रांसीसी क्रांति जो कि कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। इसको याद रखना है आपको। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे विश्व के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदलकर रख दिया। इसके कारण बहुआयामी थे, जिनमें मुख्य रूप से सामाजिक असमानता, राजनीतिक दमन और आर्थिक कठिनाइयां शामिल थीं। यहाँ पर हम विस्तार से उन सभी प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों की चर्चा करेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक बने। तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं हम कारण है। पहला कारण है हमारा सामाजिक कारण। फ्रांसीसी समाज 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित था। पादरी वर्ग, इसे बोलते हैं प्रथम स्टेट। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, इसे बोलते हैं द्वितीय स्टेट। और तीसरा है आम जनता, तृतीय स्टेट। यह सामाजिक संरचना अनुचित और असमान थी, जिससे निचले वर्गों में व्यापक असंतोष फैल गया था। चलिए अब पहला सामाजिक कारण देखते हैं। पहला सामाजिक कारण है पादरी और कुलीन वर्ग का विशेषाधिकार। फ्रांस का प्रथम और द्वितीय स्टेट विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। पादरी प्रथम स्टेट और कुलीन द्वितीय स्टेट दोनों ही कर मुक्त थे और विशाल संपत्ति के मालिक थे। उन्हें चर्च और राज्य से तमाम लाभ मिलते थे। यह विशेषाधिकार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कानूनी और सामाजिक भी थे। उदाहरण के लिए उन्हें सर्वोच्च सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था, जबकि तृतीय स्टेट आम जनता को इनसे वंचित रखा जाता था। इस वर्ग की विलासिता और भव्य जीवन शैली ने समाज में असमानता और असंतोष को बढ़ावा दिया। चलिए दूसरा सामाजिक कारण देख लेते हैं। दूसरा सामाजिक कारण है तृतीय स्टेट की कठिनाइयाँ। तृतीय स्टेट में किसान, श्रमिक, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोग आते थे। ये लोग फ्रांसीसी समाज का लगभग 98% हिस्सा थे, लेकिन उनके पास कोई राजनीतिक या सामाजिक अधिकार नहीं था। उन्हें अत्यधिक करों का बोझ सहना पड़ता था, जबकि प्रथम और द्वितीय स्टेट कर मुक्त थे। तृतीय स्टेट के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वे मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रहे थे। तीसरा है सामाजिक कारण तीसरा सामाजिक कारण है बुर्जुआ वर्ग का उदय। 18वीं सदी के अंत तक फ्रांस में एक नया मध्यम वर्ग, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था, उभर रहा था। ये लोग व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर आदि थे, जो शिक्षा और आर्थिक संपन्नता के बावजूद राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके विकास में राजतंत्र और सामंती व्यवस्था बाधक है। बुर्जुआ वर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को समर्थन दिया और उन्हें नेतृत्व प्रदान किया। चलिए फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। तो चलिए अब देखते हैं। पहला राजनीतिक कारण है निरंकुश राजतंत्र। 18वीं सदी के अंत तक फ्रांस का शासन एक निरंकुश राजतंत्र था, जिसमें राजा लुई 16वें का शासन था। राजा के पास अनियंत्रित शक्तियां थीं और उसके निर्णयों पर जनता या संसद का कोई नियंत्रण नहीं था।
लुई 16वें एक कमजोर शासक साबित हुए जो न तो जनता के असंतोष को समझ सके और न ही आर्थिक और राजनीतिक संकट को हल कर सके। इसके अलावा राजा के दरबार में भव्यता और विलासिता के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। इस निरंकुशता और शासन की असफलता ने जनता को क्रांति की ओर प्रेरित किया। दूसरा राजनीतिक कारण है स्टेट्स जनरल की विफलता। 1614 के बाद से स्टेट्स जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई थी, जो कि फ्रांस की संसदीय संस्था थी। यह संस्था सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए बनाई गई थी, लेकिन लुई 16वें ने इसे नजरअंदाज किया। जब 1789 में राज्य की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई तो राजा ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन इसमें मतदान की प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ। तीसरा राजनीतिक कारण है प्रबोधन विचारधारा, एनलाइटनमेंट। इसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो चलिए देखते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस और यूरोप में प्रबोधन की लहर चल रही थी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचारों का प्रचार किया जा रहा था। रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने निरंकुश शासन, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक असमानता का विरोध किया। फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा कारण है आर्थिक कारण। तो चलिए देखते हैं। पहला आर्थिक कारण है कर व्यवस्था का अन्याय। फ्रांस की कर व्यवस्था बेहद अनुचित थी। प्रथम और द्वितीय स्टेट करों से मुक्त थे, जबकि तृतीय स्टेट, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आते थे, को सभी प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे। किसानों पर भू कर, उपज कर और अन्य प्रकार के कर लगाए जाते थे, जबकि उनकी आय बहुत कम थी। दूसरा आर्थिक कारण है राज्य की वित्तीय स्थिति। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने भारी धनराशि खर्च की थी, जिससे उसका खजाना खाली हो गया। इसके साथ ही लुई 16वें की पत्नी रानी मैरी एंटोनेट की विलासिता और राजा के महंगे शौक ने वित्तीय संकट को और गहरा कर दिया। राज्य दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया और जनता पर नए करों का बोझ डालने का प्रयास किया गया, जिससे अंतोषोस महंगे शौक ने वित्तीय संकट को और गहरा कर दिया। राज्य दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया और जनता पर नए करों का बोझ डालने का प्रयास किया गया, जिससे असंतोष बढ़ा, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। चलिए तीसरा आर्थिक कारण देख लेते हैं। तीसरा आर्थिक कारण है भोजन की कमी और महंगाई। 1780 के दशक में फ्रांस में अकाल पड़ा, जिससे अनाज की कमी हो गई। ब्रेड, जो आम जनता का मुख्य भोजन था, उसकी कीमतें आसमान छू गईं। गरीब जनता भूखमरी और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थी। भोजन की कमी और महंगाई ने जनता में गुस्सा और असंतोष पैदा किया, जिसने क्रांति की ज्वाला को भड़काने में प्रमुख भूमिका निभाई। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण के बाद अब इसका हम निष्कर्ष देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का गहन विश्लेषण बताता है कि यह केवल एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चल रहे असंतोष, अन्याय और अत्याचार का परिणाम थी। सामाजिक असमानता, राजनीतिक निरंकुशता और आर्थिक कठिनाइयों ने फ्रांसीसी जनता को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का महत्व क्या है। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैश्विक दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। यह न केवल फ्रांस बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने कई परिवर्तनों और सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया, जो आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव बनी। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला महत्व है राजनीतिक महत्व। चलिए देखते हैं। पहला राजनीतिक महत्व है निरंकुश राजतंत्र का अंत।
फ्रांसीसी क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र के युग का अंत किया और लोकतंत्र की नींव रखी। क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और गणराज्य की स्थापना की गई। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने सत्ता की बागडोर जनता के हाथों में सौंपने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा राजनीतिक महत्व है संविधान और विधायिका का गठन। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में एक संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई। पहली बार सरकार को एक लिखित संविधान के आधार पर चलाया जाने लगा जो जनता के अधिकारों और कर्तव्यों की सुरक्षा के लिए बना था। तीसरा राजनीतिक महत्व है लोकतंत्र की अवधारणा। क्रांति ने जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की सरकार के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। इसने शक्ति का विकेंद्रीकरण किया और शासकों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया। चलिए दूसरा महत्व देख लेते हैं। दूसरा महत्व है फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक महत्व। चलिए देखते हैं। पहला सामाजिक महत्व है सामाजिक असमानता का अंत। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम और द्वितीय एस्टेट, पादरी और कुलीन को दिए गए विशेषाधिकार समाप्त किए गए। तृतीय एस्टेट जनता को समान अधिकार मिले और सामाजिक वर्गों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया गया। दूसरा सामाजिक महत्व है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्रांति के दौरान फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व उठाया गया। इस नारे ने समता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को समाज में लागू करने के लिए प्रेरित किया, जिससे व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य की भावना को बढ़ावा मिला। तीसरा महत्व है दास प्रथा का अंत। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस में बल्कि अन्य उपनिवेशों में भी दास प्रथा के खिलाफ आंदोलन को प्रेरित किया। क्रांति के बाद फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए। तीसरा महत्व है आर्थिक महत्व। चलिए पहला आर्थिक महत्व देख लेते हैं। पहला आर्थिक महत्व है जमींदारी और सामंती व्यवस्था का अंत। क्रांति के परिणाम स्वरूप सामंती व्यवस्था और जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। किसानों को जमीन के मालिकाना हक मिले और उन्हें सामंती बंधनों से मुक्ति मिली। इससे कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हुआ। दूसरा आर्थिक महत्व है कर व्यवस्था में सुधार। क्रांति से पहले केवल तृतीय एस्टेट कर देता था, लेकिन क्रांति के बाद सभी वर्गों को कर देने के लिए बाध्य किया गया। इसने आर्थिक असमानता को कम किया और कर प्रणाली को अधिक न्याय संगत बनाया। तीसरा आर्थिक महत्व है व्यापार और उद्योगों में वृद्धि। फ्रांसीसी क्रांति के बाद आर्थिक संरचनाओं में सुधार हुए, जिससे उद्योगों और व्यापार का विकास हुआ। मध्य वर्ग, बुर्जुआ वर्ग के व्यापार और उद्योग के अवसर बढ़े, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज हुई। चौथा महत्व देखते हैं। चौथा महत्व है वैचारिक और वैश्विक महत्व। पहला है क्रांति के विचारों का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों ने पूरे यूरोप और विश्व में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा दिया। इन विचारों ने अन्य देशों में भी क्रांतियों और स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी क्रांति की विचारधारा का प्रभाव देखा गया। दूसरा वैश्विक महत्व है राष्ट्रीयता की भावना। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित किया। लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जागृत हुई। यह भावना आगे चलकर कई देशों के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बनी। तीसरा वैश्विक महत्व है मानवाधिकारों का विस्तार। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन की गई, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की सुरक्षा को मान्यता दी। यह दस्तावेज मानवाधिकारों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना। चलिए अब फ्रांसीसी क्रांति का पांचवा महत्व देखते हैं। पांचवा महत्व है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। पहला धार्मिक महत्व है धर्मनिरपेक्षता का विकास।
फ्रांसीसी क्रांति के बाद धर्म और राजनीति के बीच दूरी बनाई गई और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। चर्च की सत्ता और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जिससे राज्य की भूमिका धर्म से स्वतंत्र हो गई। दूसरा महत्व है कला और संस्कृति में बदलाव। क्रांति के बाद फ्रांस में कला, साहित्य और संस्कृति में भी बड़े बदलाव हुए। क्रांतिकारी विचारधारा ने कला और साहित्य को नए विषय दिए और मानव स्वतंत्रता और अधिकारों के नए दृष्टिकोण सामने आए। चलिए फ्रांसीसी क्रांति के महत्व के बाद अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? फ्रांसीसी क्रांति का महत्व अनेक स्तरों पर देखा जा सकता है। यह राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन का प्रतीक बनी, सामाजिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाए और आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विचारों ने पूरे विश्व में लोकतंत्र, मानवाधिकार और राष्ट्रीयता की अवधारणाओं को मजबूत किया। यह क्रांति आधुनिक विश्व के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारणों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। अभी हमने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण देखे। अब चलिए देखते हैं बौद्धिक कारण कौन कौन से थे फ्रांसीसी क्रांति के। फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारण मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी की प्रबोधन विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा ने लोगों को स्वतंत्रता, समानता और तर्क पर आधारित समाज की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया। इन बौद्धिक कारणों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। पहला बौद्धिक कारण है प्रबोधन के विचारक। रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने निरंकुश शासन, सामाजिक असमानता और धार्मिक कट्टरता की आलोचना की। उन्होंने लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की बात की। दूसरा बौद्धिक कारण है समाज सुधार की चाह। प्रबोधन विचारधारा ने लोगों में समानता और न्याय की भावना पैदा की। लोग धार्मिक और सामंती व्यवस्था के बजाय तर्क और वैज्ञानिक सोच पर आधारित समाज की मांग करने लगे। फ्रांसीसी क्रांति के तीसरा बौद्धिक कारण है लोकतंत्र और अधिकारों का विचार। मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता के विभाजन का सिद्धांत दिया, जबकि रूसो ने सामाजिक अनुबंध के तहत जनसत्ता की अवधारणा प्रस्तुत की। इन विचारों ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। चौथा कारण है धर्मनिरपेक्षता। वोल्टेयर ने चर्च और राज्य के अलगाव का समर्थन किया, जिससे धार्मिक प्रभाव को कम करने और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने की मांग बढ़ी। चलिए अब इसका थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। चाहे इसको निष्कर्ष बोलिए या ऐसे ही लिख सकते हैं। इन बौद्धिक कारणों ने जनता को जागरूक किया और क्रांति की दिशा में प्रेरित किया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव न केवल फ्रांस बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। इस क्रांति के परिणाम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक क्षेत्रों में गहरे बदलाव लेकर आए। फ्रांसीसी क्रांति को आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसने भविष्य की क्रांतियों और राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रभावित किया। इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। चलिए फ्रांसीसी क्रांति का पहला परिणाम देख लेते हैं। पहला परिणाम है राजनीतिक परिणाम, या इसी को कह सकते हैं प्रभाव। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए, तो आप याद रखिएगा कि परिणाम और प्रभाव का मतलब एक ही होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला परिणाम है राजशाही का अंत। पहला राजनीतिक परिणाम है राजशाही का अंत। फ्रांसीसी क्रांति ने निरंकुश राजशाही को उखाड़ फेंका और गणराज्य की स्थापना की। क्रांति के दौरान लुई 16वें को सत्ता से हटाकर उन्हें और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को फांसी दे दी गई। इसके साथ ही फ्रांस में लंबे समय तक राजशाही का अंत हो गया और पहली बार एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। दूसरा राजनीतिक परिणाम है गणराज्य की स्थापना।
क्रांति के बाद फ्रांस में एक गणराज्य स्थापित हुआ जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित था। इसने सत्ता की संरचना को बदल दिया और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की दिशा में बड़ा कदम उठाया। तीसरा राजनीतिक प्रभाव या परिणाम है संसदीय व्यवस्था का विकास। फ्रांसीसी क्रांति ने संसदीय व्यवस्था को जन्म दिया, जहां कानून बनाने का अधिकार चुनी हुई संसद के पास था। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और देश में नागरिक अधिकारों की स्थापना की गई। चौथा राजनीतिक परिणाम है यूरोप में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांति और सुधारों को प्रेरित किया। कई देशों में जनता ने निरंकुश शासन और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। चलिए अब दूसरा परिणाम देख लेते हैं। दूसरा परिणाम है हमारा सामाजिक परिणाम। पहला सामाजिक परिणाम है सामाजिक वर्गों की असमानता का अंत। क्रांति से पहले फ्रांस का समाज 3 मुख्य वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट आम जनता। प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन क्रांति के बाद इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य दिए गए। दूसरा सामाजिक परिणाम है सामंती प्रथा का अंत। क्रांति के बाद फ्रांस में सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसानों को जमींदारों के अधीनता से मुक्ति मिली और उन्हें अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला। इससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। तीसरा सामाजिक प्रभाव है या परिणाम मानव अधिकारों की घोषणा। क्रांति के दौरान मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन की गई। इस घोषणा ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को मान्यता दी और सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। चौथा परिणाम है धार्मिक स्वतंत्रता। चर्च की शक्ति और अधिकारों को सीमित कर दिया गया। चर्च और राज्य को अलग किया गया और लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। चर्च के अधिकार और संपत्तियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। आइए फ्रांसीसी क्रांति का आर्थिक परिणाम देखते हैं। पहला आर्थिक परिणाम है कर प्रणाली में सुधार। क्रांति से पहले तृतीय स्टेट आम जनता को अधिकांश करों का भुगतान करना पड़ता था, जबकि प्रथम और द्वितीय स्टेट पादरी और कुलीन वर्ग को करों से छूट मिली हुई थी। क्रांति के बाद कर प्रणाली में सुधार किए गए और सभी वर्गों को कर भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया गया। दूसरा आर्थिक परिणाम है व्यापार और उद्योगों का विकास। फ्रांसीसी क्रांति के बाद आर्थिक संरचना में बड़े बदलाव हुए। पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिला। विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के पतन के साथ ही व्यापार और उद्योगों में मध्यम वर्ग की भूमिका बढ़ी। तीसरा आर्थिक परिणाम है भूमि सुधार। क्रांति के बाद किसानों को भूमि का अधिकार मिला और सामंती करों से उन्हें मुक्ति मिली। इससे कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई। फ्रांसीसी क्रांति का चौथा परिणाम है वैचारिक और वैश्विक परिणाम। पहला वैचारिक और वैश्विक परिणाम है प्रबोधन विचारधारा का विस्तार। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को पूरे विश्व में फैलाया। क्रांति के विचारों ने यूरोप और अन्य महाद्वीपों में क्रांतियों और स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा की भावना विकसित हुई। यह भावना बाद में यूरोप और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रवाद के आंदोलन का आधार बनी। तीसरा परिणाम है लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रचार किया। इससे पहले अधिकांश देश निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे, लेकिन क्रांति ने गणराज्य और लोकतंत्र की स्थापना के विचार को प्रोत्साहित किया। चौथा वैश्विक परिणाम है दास प्रथा का विरोध। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा का विरोध किया और इसे समाप्त करने के प्रयास किए गए। इसने अन्य देशों में भी दास प्रथा के खिलाफ आंदोलन
को प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति का पांचवा परिणाम है सांस्कृतिक और धार्मिक परिणाम। पहला धार्मिक परिणाम है धर्मनिरपेक्षता का विकास। क्रांति के दौरान चर्च की सत्ता को चुनौती दी गई और उसे राज्य से अलग कर दिया गया। धर्म और राजनीति के बीच की दूरी बढ़ी और फ्रांस में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। दूसरा परिणाम है शिक्षा और विज्ञान का प्रोत्साहन। फ्रांसीसी क्रांति के बाद शिक्षा और विज्ञान को प्रोत्साहित किया गया। नए स्कूल, विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक संस्थान स्थापित किए गए। जनता को शिक्षित करने पर जोर दिया गया। तीसरा परिणाम है कला और साहित्य में क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ने कला, साहित्य और संस्कृति में भी गहरे बदलाव किए। क्रांतिकारी विचारधारा ने कला और साहित्य में स्वतंत्रता और समानता के नए विचारों को जन्म दिया। चलिए अब फ्रांसीसी क्रांति का छठा परिणाम देख लेते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस प्रकार हुआ, आइए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद की राजनीतिक अस्थिरता के दौर में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। उसने 1799 में सत्ता पर कब्जा किया और फ्रांस में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की स्थापना की। नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर कई सुधार किए, लेकिन उसके साम्राज्यवादी विस्तार के प्रयासों ने यूरोप में व्यापक युद्धों को जन्म दिया। आइए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम दूरगामी और व्यापक थे। इसने न केवल फ्रांस में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया, बल्कि दुनिया भर में क्रांतियों और सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित यह क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों की नींव बनी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के वास्तविक निर्माता कौन थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के वास्तविक निर्माता कौन थे, किनके द्वारा फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के वास्तविक निर्माता आम जनता, विशेषकर तृतीय एस्टेट आम लोग थे, जिनमें किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग शामिल थे। इसके अलावा प्रबोधनकालीन विचारक जैसे रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू आदि ने भी क्रांति के वैचारिक आधार को मजबूत किया। इन लोगों के विचारों और संघर्षों ने मिलकर क्रांति को साकार किया। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बास्तील का पतन कब और किस प्रकार हुआ? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि बास्तील का पतन कब और किस प्रकार हुआ था। बास्तील का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ और इसे फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। इस घटना का वर्णन इस प्रकार है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बास्तील के पतन की प्रक्रिया, यानी कि बास्तील का पतन किस प्रकार हुआ था, इसकी प्रक्रिया देखते हैं। पहला है बास्तील का महत्व। बास्तील एक किले के रूप में बनाया गया था जो पेरिस में स्थित था और इसे राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे निरंकुशता और शासन के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। दूसरा है जनता का आक्रोश। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के नागरिकों ने बास्तील पर हमला करने का निर्णय लिया। वे हथियारों और बारूद की तलाश में थे जो कि किले के अंदर रखा गया था। इस समय तक कई लोग यह मान चुके थे कि बास्तील में राजा लुई 16वें के विरोधियों को कैद किया गया था। अब चलिए देखते हैं कि हमला किस प्रकार हमला हुआ था और किसने किया था, आइए देखते हैं। सुबह से ही पेरिस की जनता बड़ी संख्या में बास्तील के बाहर इकट्ठा होने लगी। उन्होंने किले के गेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पहले किले की दीवारों पर तैनात गार्ड ने उन पर गोलीबारी की। दूसरा हमला देखते हैं। जनता ने प्रतिरोध करते हुए किले के गेट पर हमला जारी रखा। कुछ समय बाद उन्होंने किले के गेट को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। चलिए अब देखते हैं बास्तील का पतन। बास्तील का पतन किस प्रकार हुआ ये देखते हैं। जब जनता ने बास्तील के भीतर प्रवेश किया तो वहां के गार्डों और अधिकारियों के साथ संघर्ष हुआ। अंततः उन्होंने किले को अपने नियंत्रण में ले लिया। किले के कमांडर ब्रेन ने आत्मसमर्पण किया और आम जनता ने किले के अंदर कैदियों को मुक्त कर दिया। अब देखते हैं कि बास्तील के
परिणाम क्या हुए थे? बास्तिल का पतन केवल एक किले का पतन नहीं था, बल्कि यह फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बन गया। इस घटना ने क्रांतिकारी भावना को तेज किया और फ्रांस में राजशाही के खिलाफ जन संघर्ष को आगे बढ़ाया। आइए अब देखते हैं महत्व। बास्तिल के पतन का महत्व क्या था, चलिए देखते हैं। बास्तिल का पतन आज भी बास्तिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो फ्रांस में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह घटना समकालीन लोकतांत्रिक आंदोलनों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे एमए सोशियोलॉजी के 3rd चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।